प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इम्फाल में आयोजित हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस साल ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश की शान बढ़ाई है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है देश भर से आए खेल मंत्री मणिपुर से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कार्यक्रम में भाग ले रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, सभी राज्यों के यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजेई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊ लाओबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानबा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यानी कि
24 अप्रैल को एक संबोधन किया है और उन्होंने महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया। आपको बता दें कि सरकार ने इसे देश का पहला ऐसा ऐतिहासिक महंगाई राहत कैंप करार दिया है। इसका उद्घाटन समारोह जयपुर के महापुरा में आयोजित किया गया और जहां पर मुख्यमंत्री गहलोत ने उद्घाटन के बाद इसमें अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की योजना की जानकारी दी है। योजना तो प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम हैं। चिरंजीवी योजना 25 लाख की है स्वास्थ्य के लिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कई योजना ऐसी है जो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लंपी रोग हो गया, पशुपालकों की गाय मर गई। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा भाई लंपी रोग से गाय मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरी सरकार ने। और दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। दूसरी बार हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया शामिल हैं और इनका यह कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। इसी बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि कमेटी सिर्फ नाम के लिए थी, सब कुछ ब्रजभूषण कर रहा था। फोगाट बोले कि खेल मंत्रालय की तरफ से राजनीति की गई है और मंत्रालय ने जो कुछ हमसे बोला हमने सब किया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने जिस पर ट्रस्ट किया वही हमारे साथ खेला। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए मैं वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से कर्नाटक के दौरे पर हैं। दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी पहली जनसभा करते हुए नजर आए और राहुल ने बागलकोट में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल है। बसवराजी की जयंती है। आज हम उनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में हैं और आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बसव जयंती ಇದೆ, ಬಸವ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಬಹುತ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ। आज सुबह मैं बसवना जी की समाधि गया और वहां पर जो उनकी जिंदगी का के काम थे उनको देखने को मिला। ಇಂದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸರ್। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवना जी ने रखी थी। ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। तो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवना जी की सोच ने रखी। आज अगर हम देखें
तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही है। ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಸವಣ್ಣರ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. बसवरा जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए. ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಜನಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. बसवरा जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो. ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ತಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. बसवरा जी ने मैंने बसवरा जी की सोच पढ़ी है. उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो. ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಾನಿಯವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको जो करना है करने दीजिए. इसके साथ ही बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनमें बुद्धि नहीं है. स्थापित किया जाता हर साल. आज यहाँ भी लोगों ने बुलाया है, उन्होंने मूर्ति स्थापित की है, बड़ी खुशी की बात है. उन्होंने नए ढंग से इसका जो निर्माण किया उसमें भी आए थे और उसी समय इन्होंने कहा था कि हम उनकी मूर्ति भी स्थापित कर रहे हैं और उसी दिन होना चाहिए, तो वही हम आकर के आज गए. खुशी की बात है. तो आप जानते ही हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी का कितना बड़ा योगदान है. हम लोग शुरू से कहाँ कहाँ जाके समूचा उनके यहाँ एक एक काम करवा चुके हैं. सब कुछ ठीक है. सर आपको राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अब कर तो उसको कहिए ना करा दो. ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए. हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात. तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है. तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो. बड़ा नेता सब यूपी का नहीं है. आप सोच लीजिए आजकल जो और शिवपुरी से खबर है, जहां जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सारे नियमों को ताक पर रखकर अवैध रेत का उत्खनन करते हुए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है. आज आपको बता दें कि खनियाधाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धुबिया तालाब के पीछे जालमपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध उत्खनन किया जा रहा है और रेत का परिवहन किया जा रहा है. इसी दौरान खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक्शन लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को और उसके चालक को वहां पर पकड़ लिया गया है. इस दौरान आपको ये बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर अवैध शराब, अवैध जुआ सट्टा और अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है. उसी अभियान के तहत धुबिया तालाब की तरफ से एक स्वराज ट्रैक्टर आने की सूचना थी, जो अवैध रूप से रेत को ला रहा है खनिया थाना की तरफ और जिसके पास रॉयल्टी नहीं है. सूचना की तस्दीक पर मैंने एएसआई प्रकाश गौरव और आरक्षक सतवीर इनको तस्दीक के लिए भेजा. तो उसमें से ट्रैक्टर पर से एक आदमी जो बैठा था वो कूद के भाग गया और दातार यादव जो उसे चला रहा था उसको पकड़ा. जब उससे उसकी रॉयल्टी और संबंधित कागज मांगे तो वो नहीं बता पाया. तो जब वो नहीं बता पाया तो उसे 379 आईपीसी और खनिज धारा 27(1) और 4(a) में ट्रैक्टर को जब्त किया है और जब्त करके विधिवत जो कार्रवाई होती है वो की है. हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर अवैध शराब, अवैध
मध्य प्रदेश के विदिशा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि कोतवाली में उदयगिरी में रहने वाले 32 साल के अशोक कुशवाहा की अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है और वहीं रविवार की दोपहर को कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह ने एफएसएल टीम और बाकी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर जांच करनी शुरू की है। और आपको ये बता दें कि जानकारी देते हुए टीआई ने यह भी कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयगिरी के पास जो शमशान रोड है वहाँ पर एक डेड बॉडी है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है। उस अज्ञात बॉडी की शिनाख्त अशोक कुशवाहा के रूप में करती है, जो उदयगिरी का ही निवासी है। पुलिस ने इसमें मामला कायम किया है। उदयगिरी का अशोक नाम का लड़का था, उसकी उम्र थी 32 और करीबन 7:45 के समथिंग उसकी अज्ञात उसके भैया ने देखा कि मृत्यु पड़ा है तो उसने खबर दी उनको, शंकर भैया को, सेक्रेटरी साहब को। और पूरे प्रदेश में 23 अप्रैल से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और बैठक में सभी जिलों के स्वच्छता अभियान के संबंध में निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में शिवपुरी शहर के भदौया कुंड पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है और स्वच्छता अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाकर साफ सफाई की है। खबर अब नर्मदापुरम से है, जहां पर चोरों ने गायत्री कॉलोनी के एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों का सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। जानकारी देते हुए मंगलवार थाना प्रभारी उमेश कुमार तिवारी का कहना है कि सांडिया रोड पर महाराणा प्रताप वार्ड निवासी शैलेंद्र की शिकायत दर्ज कराई गई, जहां पर बताया गया है कि शुक्रवार और शनिवार के दरमियान की जो रात थी उसमें अज्ञात चोरों ने इनकी कीमती सामान को चोरी किया है। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश जारी है। वहाँ एक शैलेंद्र राय है, सांडिया रोड पर एक गायत्री मंदिर के पास, उनके यहाँ चोरी हुई है और लगभग 3.5-4 लाख रुपए के जेवर और कुछ 10,000-12,000 रुपये कैश उनके यहाँ से गया है। जो चोर है वो किचन के रास्ते उन्हें प्रवेश किया है, प्रवेश करने के बाद चोरी करके ले गए। इस संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये हुआ है, कौन आए हैं। दूसरा, चूँकि वहाँ चोरी हुई है, इस संबंध में हमने कल वहाँ एक मीटिंग भी कंडक्ट की थी शाम को गायत्री मंदिर में परिसर में। वहाँ के मोहल्ले के लोगों को बुलाया था, उनको इस बारे में जागरूक किया गया कि सीसीटीवी कैमरे वो लगवा लें। साथ ही उनके मोबाइल नंबर्स भी लेकर एक ग्रुप उनका बनाया गया है। और उज्जैन के प्राचीन गढ़ कालिका मंदिर में बीती रात को चोरी की वारदात हुई है। बताया गया है कि मंदिर के पुजारी के अनुसार चोर मंदिर की दीवार कूदकर अंदर आए और मंदिर के दान पेटी से रुपए चुराकर फरार हो गए हैं। राशि कितनी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस मौजूद है, छानबीन की जा रही है। और आगरा से खबर है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक भरी सभा में जुबानी जंग कर रहे हैं। ये विधायक हैं छोटेलाल वर्मा और पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा। दरअसल फतेहाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया था और इसी मौके पर पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा के साथ फतेहाबाद से विधायक छोटेलाल वर्मा मंच पर बैठे हुए थे और इसी दरमियान पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा मंच से भाषण दे रहे थे और शुरू में उन्होंने पार्टी का नारा लगा दिया। उसके बाद मंचासीन अतिथियों का परिचय दिया गया और सबसे पहले उन्होंने विधायक छोटेलाल वर्मा का नाम लिया। इसके बाद पूर्व मंत्री राम सकल का नाम लिया गया। इसी के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह का नाम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा का नाम ले लिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटेलाल वर्मा मंच से खड़े हुए और जितेंद्र वर्मा को खरी खोटी सुनाने लगे। हालांकि जितेंद्र वर्मा ने सॉरी बोला और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी उन्हें रोका, लेकिन विधायक छोटेलाल वर्मा के जो तेवर हैं काफी तेज और तीखे नजर आए। लोकप्रिय विधायक छोटेलाल वर्मा जी, पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर जी,
पूर्व विधायक आदरणीय झोलेलाल वर्मा जी और पूर्व विधायक आदरणीय रायबरेली में घर की दीवार बनाने को लेकर दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों की जो महिलाएं हैं वो भी आपस में लड़ती नजर आईं और करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। मामला उचाहार थाना क्षेत्र के सावापुर नवेदा का है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 6 लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लड़ाई हुई, लाठी चली सर। कैसे लड़ाई हो गई? अरे भाई घर के बाबत में आधे घर की लड़ाई झगड़ा है। घर की लड़ाई झगड़ा के बाद में लाठी चलाए। तो किसको किसको चोट लगा है? हमारे बेटा को लगी है, मेहराब को लगी है, भौजाई को लग गया है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में हमीरपुर की सदर सीट से नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी से दावेदार युवा नेता नीरज कश्यप ने अपने 2 नगर पंचायत अध्यक्षों की मौजूदगी में भारी लाव लश्कर के साथ नामांकन किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर है, जहां व्यापारियों की लाश मिली है। एक व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है और आपको जानकारी दे दें कि नजीबाबाद के श्रवणपुर नहर के किनारे खून से लथपथ व्यापारी का यह शव मिला है। इतना ही नहीं बल्कि व्यापारी के हाथ भी बंधे हुए थे और पिछले 2 दिन से व्यापारी लापता बताया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसी के साथ ही मामले की छानबीन जारी है। अब मुरादाबाद की ओर रुख करेंगे। बता दें कि बाइक सवार युवक को एक पुलिसकर्मी ने दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान मौके पर तैनात बाकी पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने देखते रहे, तो वहीं किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर मुरादाबाद पुलिस को ट्वीट कर दिया है। इसी के बाद से पुलिस की गुंडाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्दी ही एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर अलग गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसका जिक्र खुद अजीत पवार ने हाल ही में हुए कार्यक्रम में कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा कि वो 2024 तक का इंतजार आखिर क्यों करेंगे, वो 2023 में भी सीएम बन सकते हैं। और इसी बयान के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की तमन्ना है कि मुख्यमंत्री बनना है और वो बन भी सकते हैं, उसमें गलत क्या है। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्यन न्यूज।